स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे जुड़े 2 या 3 सवाल हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। सारी चीज़ें हम बेसिक से समझेंगे। भारत के संविधान भाग 6वें में राज्य के बारे में लिखा हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। कैसे याद होगा, ट्रिक से याद होगा। देखिए भाग 6 यहाँ पर लिखा हुआ है और स्टेट में आप अल्फ़ाबेट काउंट करें तो कितने हैं, 6। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि भाग 6 में स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक प्रावधान दिया हुआ है स्टेट के बारे में। ठीक है, देश में 2 सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार संघ के बारे में भाग 5वें में हम A to Z चीज़ें समझने के बाद MCQs कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो आज समझ रहे हैं हम भाग 6 में जो है राज्य सरकार के ऊपर, पूरा राज्य के ऊपर है। ठीक है, तो ठीक सेम स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे उसमें 5 अध्याय थे, इसमें भी 5 है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं तो इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते हम, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। ठीक है, देखिए अध्याय पहले में तो सिर्फ परिभाषा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अध्याय जो दूसरा है उसमें कार्यपालिका के बारे में लिखा है। कार्यपालिका, इसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के ही प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये राज्य का महाधिवक्ता, इसमें ये कार्यपालिका में ये सब आते हैं। आज हम राज्यपाल के ऊपर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप ये स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है ना। अब देखिए अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा पढ़ना, क्योंकि हम अभी कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको विधायिका पढ़ाऊंगी, फिर न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये संसद है जो केंद्र सरकार के इसमें है, ठीक है, केंद्र के लेवल पे है, भारत सरकार में संसद होती है और राज्यों में क्या होती है बच्चों, विधान मंडल होती है ना। कंपेयर करते हैं तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर राज्यपाल भी है। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है। यहाँ पर अभी अलग से एक वीडियो में बनाऊंगी जहां पर राज्यपाल नहीं होते, वहां पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मंत्रिपरिषद कार्य करता है, ठीक उसी तरह से विधानमंडल में भी मंत्रिपरिषद कार्य करता है। जो प्रधानमंत्री एक्चुअल में कौन है, मंत्रिपरिषद का तो प्रधान है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद का प्रधान है मुख्यमंत्री। ठीक है, महान्यायवादी कौन है, ये विधि का क्या है, इनमें कानूनी सलाहकार है। एक्चुअली महान्यायवादी कौन होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो उसी तरह से महाधिवक्ता भी आता है राज्य में, जो कानूनी सलाहकार इनका होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये सरकार का वकील है। तो ये केंद्र सरकार में जो वकील होता है इनका, वो महान्यायवादी होता है, और राज्य सरकार में जो राज्य सरकार का जो वकील होता है वो होता है महाधिवक्ता। ठीक है, एक कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, मतलब कॉपी करके रखा है। जैसे केंद्र सरकार में ना बच्चों, वैसे ही वैसा यहाँ पर राज्य सरकार में भी बहुत कुछ कॉपी करके रखा है। अगर आपने केंद्र सरकार वाली वीडियो समझ ली है, पढ़ ली अच्छी तरह से, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पर केंद्र में भी समझाया था। ध्यान रहे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। राज्य की जो विधायिका है उसमें विधानमंडल आता है, केंद्र की विधायिका में क्या आती है, संसद आती है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। जो ये विधानमंडल है इसके अंग है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। ठीक है, हर राज्य में नहीं है, क्योंकि जो जितने भी राज्य हैं वो स्वतंत्र है, इसको बनाना चाहे या ना बनाए। ठीक है, इसलिए हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 7 राज्यों में है, हर राज्य में नहीं है। लेकिन कंपलसरी क्या है, एक राज्यपाल और विधानसभा, ये कंपलसरी है, ये तो बनाना ही होगा हर राज्य में। अब बेसिक चीजें समझ लीजिए। जो राज्यपाल है या तो ये एक राज्य का रहता है या फिर 2 राज्यों से भी अधिक राज्यों का भी वो राज्यपाल बन सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आज हम इस पे जोर देने वाले हैं और इसी से रिलेटेड सारी चीजें हम कवर करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे विधान सभा है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा होती है, लेकिन यहाँ पर 500 तक सदस्य होंगे, इससे ज़्यादा सदस्य इसमें नहीं हो सकते, और 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए।
यह है विधान परिषद, जिसमें जितने मेंबर है किसी राज्य की विधानसभा में, मान लीजिए कितने भी मेंबर है, तो उसका 1/3 1/3 तक सदस्य उसमें मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। और 40 से ज़्यादा मेंबर उसमें होने चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। मतलब विधानसभा में 500 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 से कम नहीं। ठीक उसी तरह से 1/3 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं हो सकते, बस इतने हो सकते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा तो रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप समझ गए। और जो राज्यपाल है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए। देखिए, सबको भारत का नागरिक रहना ज़रूरी है और किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट ना हो। ठीक है, और उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा के मेंबर बनने के लिए। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र तो चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और दो सुनने के लिए मिलती है, जैसे मुख्यमंत्री और ये महाधिवक्ता है ना, वो तो बता दिया मैंने क्या होता है। सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता, है ना। कोई यहाँ पर कानून बनते हैं, आप जानते हैं ना, यहाँ पर क्या होते हैं, कानून वगैरह बनते हैं, विधि यहाँ पर बिल पेश किए जाते हैं, जिनको पास करके उसके बाद राज्यपाल की मुहर लगती है, उसके बाद क्या बन जाते हैं, बिल, कानून बन जाते हैं। तो अगर उस कानून को बनाते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे में कानूनी सलाहकार कोई चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा महाधिवक्ता। ठीक है, और वो सरकार के एक तरह से वकील भी कहलाता है। देखिए, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है ना, वही क्या होता है, हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना। और मंत्रिपरिषद आप जानते हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, मंत्रिपरिषद कौन मेंबर होते हैं, जिसको जो मुख्यमंत्री होते हैं वही विधानसभा या विधान परिषद में से ही कुछ मेंबर्स को बना देते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम अनुच्छेद से कवर करते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद मैं आपको इसकी जो शक्तियां हैं उसको समझाऊंगी। मैं वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी, ताकि आप किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए आराम से। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है। 152 से स्टार्ट हो रहा है वैसे, क्योंकि 152 में क्या है, सिर्फ परिभाषा देके रखी है ना, राज्य की परिभाषा दी हुई है। अब देखिए अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है, राज्य के राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में संशोधन हुआ उसके बाद, और यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, कौन से राज्य का कौन राज्यपाल है, इसके लिए मैं ट्रिक भी ला चुकी हूँ और आपको ट्रिक से याद भी करवा चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, जहाँ पर एक प्लेलिस्ट का नाम है कि ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको राज्यपाल के ऊपर सारे मतलब वीडियो मिल जाएगी, और आप सारे राज्यपाल को ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ मैंने राज्यपाल भी ट्रिक से याद करवा दिए हैं, और वो अपडेटेड है 2020 से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में लिखा है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, मैंने आपको बताया, महाधिवक्ता आते हैं, मंत्रिपरिषद आता है, और हमारे ये राज्यपाल। क्योंकि मंत्रिपरिषद के ही प्रधान है मुख्यमंत्री, इसलिए अलग से लिखना नहीं पड़ता है उनको। ठीक है, मंत्रिपरिषद हम लिखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका आप समझ गए, मैंने आपको बताया ना, सब बहुत सारे मेंबर हैं, हमारे राज्यपाल भी हैं उसमें, हमारा मंत्रिपरिषद भी है, और महाधिवक्ता भी है। महाधिवक्ता कौन है, सरकार का वकील है, राज्य सरकार का। ठीक है, अब देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ओके, सेम वही लाइन है बच्चों जो राष्ट्रपति के लिए होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति जी अपना कोई भी कार्य करते हैं तो उनको मंत्रिपरिषद या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की तो सलाह लेनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जो ये राज्यपाल है ना, इनको भी अपनी पावर का यूज़ करना है तो ज़्यादातर जो उनके जो अधिकारी है, या तो उनसे परामर्श लेना पड़ता है, या फिर जो उनके मंत्री परिषद है, जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी क्या करना पड़ता है, उनसे सलाह लेनी पड़ती है। उसके बाद ही राज्यपाल कोई निर्णय ले पाते हैं। वो जो सेम कॉपी करके रखा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कॉपी करके रखा है उन्होंने बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब देखिए व्यवहार में राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। ठीक है, राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत
विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। ठीक है, जो राज्यपाल है वो क्या करते हैं, जो उनके पास पावर है, कार्यपालिका की जो भी पावर्स है उसके अंतर्गत इनको ये करना होता है कि जो विधानसभा में जो बहुमत दल का जो नेता जो बनता है वही क्या होता है, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के कहने पर मुख्यमंत्री के लिए क्या करते हैं, ये मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। कौन? राज्यपाल जी, है ना। मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को एक लिस्ट थमा देते हैं कि आप मेरे लिए इन मंत्रियों को नियुक्त कर दें ताकि जब भी कोई फैसला मुझे लेना हो तो मैं इनका परामर्श ले सकूं। ठीक है, देखिए एक चीज समझेगा, राज्यपाल जो भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद, है ना, ये जो राज्यपाल कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब मंत्री परिषद की बात राज्यपाल तक कौन पहुंचाएगा, तो इनका प्रधान कौन, हमारे मुख्यमंत्री। इसलिए लोग कहते हैं कि राज्यपाल कहने के लिए तो शक्तिशाली है लेकिन वास्तव में शक्तिशाली कौन है, हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने जो सलाह दे दी वो राज्यपाल को माननी पड़ेगी। सेम वैसा ही जैसे राष्ट्रपति जो है हमारे, उनको अगर कोई कार्य करना है तो हमारी प्रधानमंत्री की सलाह तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा है कि राष्ट्रपति है तो एक्चुअल में सबसे बड़ा पद, लेकिन राष्ट्रपति जी का नाम हर जगह नहीं आता है। किसका नाम आता है, कौन देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर हमें, हमारे नरेंद्र मोदी जी, है ना, प्रधानमंत्री जी, वही देखने के लिए मिलता है। क्योंकि वास्तविक में अगर देखा जाए तो पावरफुल मैन तो वही है। ठीक है, माना पावर राज्यपाल जी के हाथ में है लेकिन उस पावर को यूज कौन कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, समझ गए आप। राज्यपाल के लिए कौन, राज्यपाल की पावर कौन यूज कर रहे हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री जी यूज कर रहे हैं, और राष्ट्रपति जी की पावर कौन यूज कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजें अगर आप कंपेयर करके भी चलोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आप अगर पहले से पढ़ चुके हो तो। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी को भी नियुक्त करता है। ठीक है, बहुत सारों को नियुक्त करते हैं हमारे राज्यपाल जी, जैसे महाधिवक्ता हो गए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको भी नियुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट, राज्य के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे ये करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा जो भी न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति खुद कर देते हैं राज्यपाल। लेकिन जब यहाँ पर हाई कोर्ट की बात आती है, क्योंकि उसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, तो जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, उसके जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करते समय, इसकी नियुक्ति एक्चुअल में कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, उसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। ठीक है, जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनसे परामर्श ले लेते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, और फिर राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो छोटे छोटे आ जाते हैं उसमें तो राज्यपाल खुद कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। देखिए, राज्य कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने तथा मंत्रियों के बीच कामों का वितरण करने के लिए भी नियम बना सकते हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कौन, हमारे राज्यपाल जी। ठीक है, कि ताकि कार्य अच्छी तरह से हो सके, सरकार अच्छी तरह से चल सके। अब देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की हुई है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं राज्यपाल के, एक्चुअली में हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की पदावधि मतलब कितने समय के लिए बनते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे राज्यपाल की नियुक्ति तो कर देते हैं राज्यों में, लेकिन कब तक ये बना रहेगा राज्यपाल, ये हमारे राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत मतलब कि एक तरफ से ये मान लीजिए राष्ट्रपति जी जब तक चाहते हैं तभी तक, उससे ज़्यादा नहीं, है ना।
राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। राज्यपाल जी को अगर पद से हटना है तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इस अनुच्छेद में पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अधिक अवधि तक पद धारण करेगा। देखिए, राष्ट्रपति जी जब तक चाहते हैं तब तक राज्यपाल जी तो बने रहेंगे, ठीक है, पद पर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 साल के लिए। और अगर राज्यपाल जी चाहते हैं कि अपने पद को छोड़ दें तो वो राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। पॉइंट 3 में ये लिखा हुआ है। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, 5 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी क्या करेंगे, वह तब तक पद धारण करके रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर ले। देखिए, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल तो है राष्ट्रपति जी का, 5 साल तक तो ये अपने इस पद को संभालेंगे। लेकिन जैसे नए चुनाव होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी फिर जब तक एक नए राज्यपाल को नियुक्त नहीं कर देते तब तक ये अपना पद खाली नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक ये अपना पद खाली नहीं करेंगे। देखिए, बड़ी बड़ी पद होते हैं तो ये एकदम से नहीं छोड़ते जब तक कि उसको कोई दूसरा संभालने वाला ना आ जाए, है ना। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, इसका मतलब ये हुआ क्वालिफिकेशन, ठीक है, इंग्लिश में से बोले तो क्वालिफिकेशन। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह, है ना, ये भारत लिखा हुआ है, भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ठीक है, 35 एज से ऊपर वाला आदमी, ठीक है, समझ गए आप। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल से ऊपर की उम्र उसकी होनी चाहिए। अब देखिए 158 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में वर्णित किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। जो ये राज्यपाल है एक्चुअल में ये किसी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का और ना ही संसद का, ठीक है, कहीं का भी कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। और अगर, देखिए मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपको, और अगर वो इनका मेंबर है, संसद का मेंबर है या फिर विधानमंडल का मेंबर भी अगर है, तो जब इसे राष्ट्रपति जी राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं तो ऐसे में अपने आप जो वो पहले जिस पद पे थे वो पद खाली हो जाएगा। इसका यही मतलब है बच्चों, ठीक है, चाहो तो आप पढ़ लेना, लेकिन इसका मीनिंग यही निकल के आता है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब एक बार राज्यपाल बन गया तो उसके साथ साथ वो कहीं का मंत्री परिषद या फिर कोई और इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, और ना ही वो कोई गवर्नमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट का ये एम्प्लॉयर भी नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ठीक उसी तरह से जैसे गवर्नमेंट एक जो मैन होता है गवर्नमेंट का, उसके लिए क्या होता है, उनको क्वार्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, वही सारी चीज़ें इनके लिए भी होंगी, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ें कभी भी कम नहीं की जाएगी, और इनको भत्ते क्या मिलना चाहिए और इनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी होगी, ये जो संसद है उसमें जो भी विधि के द्वारा लिखा जाए कि क्या क्या मिलना चाहिए राज्यपाल को, वो सारी चीज़ें इनको मिलेंगी। और जब तक ये राज्यपाल के पद पर हैं ये चीज़ें कभी भी कम नहीं होंगी, ठीक है। देखिए, जहाँ एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियों और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होंगे। अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है, ठीक है, एक अकेले व्यक्ति को ना 2 राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, कोई सा भी ये 2 राज्य हैं उसका राज्यपाल एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है। अब उसको क्या उपलब्धियां, क्या भत्ते मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रपति जी तय करेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पे तो कौन लगे हुए हैं, हमारे राज्यपाल जी लगे हैं ना। राष्ट्रपति चाहे तो उनको पद से कभी भी हटा सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावती के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है, वही बात, कम नहीं किए जाएंगे, ये वो जब तक राज्यपाल बने हुए हैं तब तक वो चीज़ें उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी, कम नहीं किए जाएंगे, बढ़ा जरूर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी बढ़ती रहती है, ठीक है, इस तरह से इनकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। देखिए यहाँ पे मैं सैलरी के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ये चीज़ें ना साल के हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे अभी 2021 की हम बात करें तो अब इनकी सैलरी अलग होगी, 2026 में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो तब इनकी सैलरी अलग रहेगी, तो सैलरी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, है ना, साल से अपडेट रहिएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो ऐसे में तो पैसा ऑफकोर्स हर किसी की सैलरी बढ़ती जा रही है।
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, अब देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित में से ये शपथ लेगा। देखिए इस पूरे का मतलब यही होता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को जब शपथ दिलानी होती है तो जो उच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति है ना, मुख्य न्यायमूर्ति है, वो शपथ दिलाएगा। अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, तो जो वहाँ का ज्येष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो इनको शपथ दिलाते हैं। देखिए शपथ दिलाते हैं तो ये क्या कहते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने वो राज्य का नाम, जिस राज्य से बने हुए राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण भी करूंगा। और मैं राज्य का नाम, वही राज्य का नाम जिस राज्य से राज्यपाल हैं, की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में लिखा हुआ है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी राज्य में किसी अपराधी ने कोई गलत कार्य किया है और वो अपील अगर करता है ये राज्यपाल से कि उसकी जो भी सजा है उसको या तो कम कर दे या फिर उसको ख़त्म कर दे, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको सज़ा मिली मान ली 7 साल की और वो चाहती कि उसको सज़ा मिल जाए 2 साल की, तो इस तरह से सज़ा को निलंबन करना मतलब पूरा हटा देना, परिहार करना, लघुकरण करना मतलब उसको छोटा करना। ठीक है, इस तरह से कोई राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल के पास पावर है ना, किसी व्यक्ति को जो विधि के अनुसार जो उसको दंड मिला है उसको वो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। देखिए इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो ये चीज़ें भी पढ़कर ध्यान से समझ सकते हैं ना। मैं इनको समझा रही हूँ और उसके बाद आप खुद से भी इसको पढ़ें ज़रूर, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए अगर आप खुद से सेल्फ पढ़ोगे इन चीज़ों को तो और अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अनुच्छेद 162 में लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, जो राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका विस्तार कर सकते हैं, उसके पावर को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और इसको बढ़ाने के लिए वहाँ की विधानमंडल की परमिशन भी लेनी होगी और साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो संसद की भी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ। जो महत्वपूर्ण यहाँ पर अनुच्छेद थे उसको मैंने कवर कर लिया। अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक सब कुछ समझ लिया है। अब जो इसकी कुछ पावर्स है राज्यपाल की उसको हम समझेंगे। देखिए विधायी शक्ति में क्या है, राज्यपाल को राज्य की जो विधानमंडल है उसका अधिवेशन बुलाने, सत्रावासन करने तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग करने की भी उसके पास शक्ति है। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर बोल दे राज्यपाल को कि जो विधानसभा है उसको भंग कर दे तो उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, सेम जैसे लोकसभा को भंग करते हैं ना हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर सेम प्रोसेस वही है बच्चों यहाँ पर भी। ठीक है, यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर देता है। ठीक है, मनोनीत करना मैंने आपको बताया। मनोनीत करना मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है किसी फील्ड को लेकर, खेल कूद में है या फिर गाने में है, फिल्म इंडस्ट्री का है, तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है अपनी फील्ड को लेकर, तो ऐसे इंसान को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यपाल को नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को संबोधित करने की भी शक्ति प्राप्त है। यदि राज्य विधायिका के 2 सदन है तो वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित कर देता है। ठीक है, यदि राज्य विधायिका के 2 सदन है, एक विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन उसको वो बुला सकते हैं। कौन? हमारे राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधायिका का अंग होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, अंग कहलाते हैं ये। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना प्रदान कर दे। ठीक है, देखिए विधानमंडल, कोई विधेयक आता है, कोई भी बिल है जो राज्य के लिए सही है,
ठीक है। तो वो जो बिल आता है ना, पहले वो पारित करना पड़ता है उसको, विधान परिषद और विधान सभा, वहां पर उस बिल को लेकर चर्चा होती है, हंगामा होता है, जो भी होता है। उसके बाद अगर वो पास हो गया तो जो हमारे राज्यपाल जी हैं, जब ये अपनी मुहर उस पर लगाएंगे, उसके बाद ही वो बिल एक कानून का रूप ले लेगी, ठीक है, उससे पहले नहीं लेती है। तो यहाँ पर स्वीकृति की जरूरत है, किसकी? हमारे राज्यपाल जी की। अब देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल 4 प्रकार से अपनी प्रक्रिया व्यक्त कर सकता है। अब कोई बिल आया है, वो पास हो गया, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी पास हो गया, उसके बाद राज्यपाल को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकता है उसके बिल के साथ? वह उस पर अपनी सहमति दे देगा, उस पर सील लगा देगा, या तो ये कर दे, आराम से उसको कानून बना दे, ठीक है, या फिर अपनी सहमति नहीं दे सकता, ठीक है, अपनी सहमति नहीं देगा उस पर, ऐसा भी कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, ठीक है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये जो कानून बनाने की जो बात कर रहे हैं उसके विधानमंडल के मेंबर्स, और ऐसे में हमें राष्ट्रपति जी की सहमति लेना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी को भी भेज सकता है, या तो खुद साइन कर दे या तो राष्ट्रपति जी के पास भेज दे। तो ऐसे में अब देखिए, विधेयक पर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजा जा सकता है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो बिल है उसको विधानमंडल के पास वापस भी भेज सकते हैं। एक और बार क्या आप इस पर विचार करिए कि क्या सच में इसको कानून बना दिया जाए, ठीक है। देखिए, अब यदि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। इसके बाद इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यदि सहमति नहीं देता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो वह दोबारा उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, भले ही विधानमंडल ने पुनः उसी रूप में क्यों ना पारित कर दिया हो। इसका मतलब समझिए, कोई बिल है, ठीक है, वो विधानमंडल में पास होकर आ गया है ना, विधान परिषद और विधानसभा से पास होकर आ गया हमारे राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने सोचा कि नहीं, उसको एक और बार पुनर्विचार के लिए पहुंचा दिया जाए, तो उसने वापस पहुंचा दिया हमारे अपने विधानमंडल में। वापस विधानमंडल ने दे दिया राज्यपाल को ऐसा कि पुनर्विचार की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सबने सोच समझ के ही फैसला लिया, तो अब राज्यपाल जी को उस पर साइन लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक, देखिए बहुत तरह के विधेयक आते हैं, बिल आते हैं बहुत तरह के, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। तो जो धन विधेयक जो होते हैं उसको कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को लाते हैं ना जब विधानमंडल में, तो उससे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना ही पड़ता है। तो अब राज्यपाल क्यों पुनर्विचार के लिए भेजेंगे? क्योंकि भैया राज्यपाल ने ही तो खुद उसकी परमिशन दी कि इस पर चर्चा हो, ठीक है, ऐसा। और जो नॉर्मल बिल होते हैं ना, उस पर राज्यपाल की चाहे सहमति हो या ना हो, उससे पहले ही वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो उस पर चर्चा उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सेम जैसे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर सत्र नहीं चल रहा है अभी, तो ठीक है। अध्यादेश मतलब कि एक तरह से राज्यपाल खुद वहाँ पर किसी तरह का कोई कानून बना सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उस चीज़ की सभा बिठाई जाए या फिर उस पर विचार विमर्श हो, सत्र है ही नहीं और ज़रूरत पड़ गई कि देश अभी राज्य में कानून लाना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वो ला सकते हैं खुद राज्यपाल, ठीक है। वरना आपको पता है कोई भी कानून लाने से पहले विधानमंडल में जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है वहाँ पर उस पर चर्चा पहले होती ही होती है। लेकिन जब सत्र बैठा ही नहीं है और बीच में ऐसे सिचुएशन आ गई कि नहीं कानून तो बनाना ही पड़ेगा, तो हमारे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देंगे, है ना, और उसको कानून मानना पड़ेगा राज्य को। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को भी वही शक्ति प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, विधानमंडल का अगला अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ऐसे अध्यादेशों का अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखिए, राज्यपाल जी ने अपनी मर्जी से अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन अब नेक्स्ट जब भी विधानमंडल का अधिवेशन होता है तो उसका जो 1 हफ्ता होता है ना शुरू का, उस 1 हफ्ते में जो राज्यपाल जी ने अध्यादेश जारी किया है उस पर अनुमोदन होना चाहिए। मतलब हामी अगर वहाँ के मेंबर भर दे तो वो कानून का रूप मतलब बनाए रखेगा, वरना वो
मतलब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उस कानून का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, राज्यपाल अपने द्वारा जारी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है, ठीक है। अध्यादेश जारी तो कर दिया इन्होंने बिना किसी बहस के, लेकिन ये चाहो तो वापस भी इसको ले सकते हैं। वित्त शक्तियां, राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है। वित्त मंत्री, अब ध्यान सुनिएगा, राज्यपाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो उसमें से जो वित्त मंत्री रहता है, इसी के माध्यम से राज्यपाल जी विधानसभा में वित्तीय विवरण पेश करता है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्णामति मतलब कि पूरी सहमति है ना, इसका मतलब ये लिखा हुआ है पूरी सहमति से ही राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, धन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं कर सकते राज्यपाल जी, क्यों? क्योंकि राज्यपाल जी के परमिशन लेकर ही तो धन विधेयक को लेकर आए थे, ठीक है, विधानसभा में। अब देखिए न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। वह किसी अपराधी के दंड को कम कर सकता है तथा दंड को स्थगित भी कर सकता है। ये मैं पहले भी पढ़ा दिया है अभी, जब मैं आपको इसके अनुच्छेद कवर करवा रही थी, है ना। अब देखिए राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधों के मामले में ही कर सकता है जहां तक राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो, ठीक है। अब देखिए स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति। स्वविवेक मतलब खुद के डिसीजन के आधार पर, क्योंकि राज्यपाल ज्यादातर मंत्रिपरिषद के डिसीजन पर ही काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो स्वविवेक खुद के डिसीजन पर भी कार्य कर सकता है। जैसे कि जबकि केंद्र में, देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन करके बताया है, जबकि केंद्र में जो राष्ट्रपति जी हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। राज्य में राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है, ठीक है। केंद्र में भी राष्ट्रपति जी को, केंद्र के लिए अगर कोई फैसला लेना है तो राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे। राज्य में भी अगर कोई फैसला लेना है तो राष्ट्रपति जी हमारे मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे। लेकिन राज्य के जो राज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी कुछ मामलों में स्वविवेक से कार्य कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जी के पास ये पावर नहीं है, लेकिन हमारे राज्यपाल जी के पास पावर है कि बिना मंत्रिपरिषद के भी बहुत सारे डिसीजन वो खुद भी ले सकता है। जैसे सुनिएगा, और यदि राज्य विधानमंडल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री बनाना भी राज्यपाल जी के हाथ में है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को हमेशा मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन विधानमंडल में अगर बहुमत दल स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख ही नहीं रहा है कि बहुमत दल कौन सा है, तो ऐसे में वो खुद की मर्जी से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, ठीक है। राज्यपाल चाहे तो खुद किसी भी बिल को कानून बना सकता है, या फिर राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास भी पहुंचा सकता है। अगर वो खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ऐसे में वो सुरक्षित रख सकता है कि पहले मैं राष्ट्रपति जी का डिसीजन सुनूंगा, उसके बाद मैं इस बिल को कानून बनाऊंगा। देखिए राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब कि यहाँ पर अब मतलब सरकार गिरने वाली है, अगर ऐसा उसको फील होने लगे राज्यपाल को, तो वह राष्ट्रपति के पास इस आशय का रिपोर्ट भेजेगा और राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है, ठीक है। संवैधानिक तंत्र मतलब कि जो संविधान में लिखा हुआ है अगर उसका उल्लंघन हो रहा है और अच्छी तरह से मतलब सरकार कार्य नहीं कर रही, तो ऐसे में जो राज्यपाल जी हैं वो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है मेरे राज्य में। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति जी है वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं उस राज्य में, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है, ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह स्वयं भी ऐसा निर्णय ले सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्हीं के कहने पे लोकसभा भंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर देखिए राज्यपाल जी के पास पावर है कि वो मुख्यमंत्री की बिना सलाह के भी वो भंग कर सकते हैं, किसको, विधानसभा को, है ना। कंपैरिजन करके पढ़ा रही तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी मामले पर विरोध पैदा हो जाने की स्थिति में भी राज्यपाल अपने विवेक से काम ले सकता है। ठीक है, राज्यपाल के विवेकाधिकार को लेकर यदि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में इस बात का विवाद खड़ा हो जाता है तो अमुक मामला राज्यपाल के विवादाधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो इस पर राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। देखिए, कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जहां पर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की नहीं बन रही, मतलब जैसे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी राज्यपाल को नहीं जम रही, तो ऐसे में राज्यपाल जो डिसीजन ले लेते हैं वही निर्णय अंतिम माना जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पावर है हमारे राज्यपाल जी के पास, जो एक्चुअली में हमारे राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। संविधान के राज्यपाल से यह अपेक्षा की गई है कि वह मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करे, लेकिन किसी अदालत में यह सवाल कभी नहीं उठाया सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी थी अथवा नहीं दी थी। ठीक है, राज्यपाल जो भी कार्य करेगा उससे परामर्श तो ले लेगा मंत्रिपरिषद से। ठीक है, लेकिन अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है तो ऐसे में जो हमारे राज्यपाल जी है उस पर जब सवाल उठेंगे तो वहाँ पर जब उनका वकील जाएगा, कौन, हमारे महाधिवक्ता, ठीक है, वो वकील है उनके, तो वो मतलब कि कभी भी वहाँ पर सवाल नहीं उठ सकता राज्यपाल के ऊपर कि तुम्हारे मंत्रियों ने क्या सलाह दी थी। ठीक है, इस तरह से कोई सवाल नहीं पूछेगा इनसे। चलिए, ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी हैं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, मैं वर्ड टू वर्ड इसलिए समझाती हूँ क्योंकि ताकि जब भी आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि आप बुक से ही पढ़ोगे, है ना कहीं आप लास्ट में जाकर हमसे ज़रूर पढ़ लोगे, लेकिन बुक से भी एक बार ज़रूर पढ़ोगे तो वहाँ पर जो ये टिपिकल वर्ड्स आते हैं जो कभी कभी नहीं समझ में आते हैं, तो ऐसे वर्ड आपको आराम से समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पहले सारी चीज़ें समझाती हूँ, उसके बाद उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ भी करवाती हूँ। अलग वीडियो आएगी जिसमें करीबन 60 एमसीक्यूज़ होंगे राज्यपाल के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊँगी। थैंक यू।